जब भी हम अहिंसा की बात करते हैं तो हमारे जहन में पहला नाम आता है महात्मा गांधी का, जिन्होंने आजीवन अहिंसा का पालन किया। लेकिन इस अहिंसा के पुजारी की हत्या सरेआम सबके सामने गोली मारकर कर दी गई। पर क्या आप जानते हैं कि इससे पहले भी गांधी की हत्या के 5 प्रयास किए जा चुके थे। लेकिन जब 20 जनवरी 1948 को 5वीं बार उनकी हत्या का प्रयास किया गया तो उन्हें अपनी मौत का अंदाज़ा पहले ही हो गया था, जिसका जिक्र बाद में उन्होंने अपनी बातचीत, पत्रों और प्रार्थना सभा के भाषणों में भी किया। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और इतिहास के झरोखे में आज हम आपको बताएंगे कि उस दिन उनका हत्यारा क्या कर रहा था और कैसे उसने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। गांधी कहा करते थे कि उनकी जिंदगी ईश्वर के हाथ में है और यदि उन्हें मरना हुआ तो कोई उन्हें बचा नहीं सकता। उन्होंने एक बार कहा था, जो आज़ादी के बजाय सुरक्षा चाहते हैं उन्हें जीने का कोई हक नहीं। 28 जनवरी 1948 को वो कहते हैं कि अगर मुझे किसी पागल आदमी की गोली से मरना भी पड़े तो मुझे मुस्कुराते हुए मरना चाहिए। मेरे दिलो ज़ुबान पर सिर्फ भगवान का नाम होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा होता है तो तुम लोग आंसू का एक कतरा भी नहीं बहाना। 30 जनवरी 1948 का वो दिन जब भारत के इतिहास में एक ऐसा भयावह अध्याय जुड़ने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन उससे पहले 29 जनवरी 1948 के दिन का वाकया काफ़ी अजीब था। उस दिन इंदिरा गांधी अपने 4 साल के बेटे राजीव गांधी को लेकर नयनतारा पंडित, कृष्णा हठी सिंह और पद्मजा नायडू के साथ गांधी से मिलने के लिए बिरला हाउस आए हुए थे। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी पर लिखी अपनी किताब इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी में लिखती हैं कि घर से निकलने से पहले इंदिरा गांधी को माली ने बालों में लगाने के लिए चमेली के फूलों का एक गुच्छा दिया। इंदिरा ने सोचा कि वो उसे गांधी जी को देंगी। बिरला हाउस में वो लोग लॉन में बैठे हुए थे जहां गांधी एक कुर्सी पर बैठे हुए धूप सेक रहे थे। 4 साल के राजीव थोड़ी देर बाद तितलियों के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन फिर गांधी के पैरों के पास आकर बैठ गए और इंदिरा के लाए हुए चमेली के फूलों को उनके पैरों की उंगलियों में फंसाने लगे। महात्मा गांधी ने हंसते हुए राजीव के कान पकड़कर कहा, ऐसा मत करो, सिर्फ मरे हुए व्यक्तियों के पैरों में ही फूल फंसाए जाते हैं। शायद नियति के इशारे को भी गांधी जी समझ चुके थे। 30 जनवरी को गांधी हमेशा की तरह अपनी रूटीन के हिसाब से सुबह 3:30 बजे तड़के उठे और सुबह की प्रार्थना में उन्होंने हिस्सा लिया। रोज़ की तरह उन्होंने शहद और नींबू के रस को पिया और दोबारा सोने चले गए। जब वो दोबारा उठे तो उन्होंने ब्रिज कृष्ण से अपनी मालिश करवाई और सुबह आए अखबार को उन्होंने पढ़ा। उधर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर वेटिंग रूम में सुबह 7 बजे विष्णु करकरे और नारायण आप्टे वहां पहुंचे तो वहां पर रह रहा नाथूराम गोडसे जाग चुका था। वो 38 वर्ष का एक नौजवान था। फ्रीडम एट मिडनाइट में डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि किसी ने सुझाव दिया कि नाथूराम एक बुर्का पहनकर गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाएं। बाजार से एक बड़ा सा बुर्का भी खरीद लिया गया। जब नाथूराम ने उसे पहनकर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि ये आइडिया काम नहीं करेगा। वो बोला, ये पहनकर तो मैं अपनी पिस्तौल भी नहीं निकाल पाऊंगा और औरतों के लिबास में पकड़ा जाऊंगा। उसकी वजह से मेरी ताउम्र बदनामी होगी। आखिर में आप्टे ने कहा, कभी कभी सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि नाथूराम को खाकी रंग का सूट पहना दिया जाए, जिसका उन दिनों बहुत ही अधिक चलन था। वो लोग बाजार गए और नाथूराम के लिए एक सूट खरीद लाए। नाथूराम गोडसे ने अपनी बेरेटा पिस्तौल निकाली और उसमें 7 गोलियां भरी। इधर महात्मा गांधी ने सुबह के कामों के बाद नाश्ता किया और नाश्ते में उन्होंने बकरी का दूध, उबली हुई सब्जियां, मूली, टमाटर और संतरे का जूस पिया। उसके बाद वह अपने डरबन के पुराने साथी रुस्तम सोराब जी व उनके परिवार से मिले।
जो वहाँ पर गांधी जी से मिलने के लिए आए हुए थे। उसके बाद वे मुस्लिम नेता मौलाना हिफ्जुर रहमान और अहमद सईद से मिले और उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि वो बिना सहमति के वर्धा नहीं जाएंगे। दोपहर बाद गांधी जी से मिलने के लिए सरदार पटेल अपनी पुत्री के साथ वहां पर 4:30 बजे पहुंचे। जब पटेल गांधी जी के पास उनसे मिलने पहुंचते हैं तो गांधी सूत काट रहे होते हैं और पटेल अपने व नेहरू के बीच के बढ़ते हुए मतभेदों पर चर्चा करने लगते हैं। चर्चा इतनी गहरी थी कि गांधी को अपनी प्रार्थना सभा में जाने के लिए देर होने लगी। उधर जब चलने का समय हुआ तो ये तय किया गया कि गोडसे, करकरी और आप्टे पहले बिरला मंदिर जाएंगे। हालांकि गोडसे को इन तरह की बातों में कोई भी रुचि नहीं थी। मनोहर मुलगांवकर अपनी किताब द मैन हु किल्ड गांधी में लिखते हैं, करकरे जो भी शब्द कहने की कोशिश करते उनकी आवाज़ कांपने लगती, तो आप्टे उन्हें घूरकर संयत रहने की सलाह देते। गोडसे मंदिर के पीछे वाले बाग में जाकर आप्टे और करकरे की राह देखने लगे। जब ये लोग बाहर आए तो नाथूराम गोडसे शिवाजी की मूर्ति के पास खड़े थे। उन्होंने इन दोनों से पूछा कि क्या वो दर्शन कराए हैं। उन्होंने कहा हाँ। इस पर नाथूराम बोले, मैंने भी दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद नाथूराम गोडसे तांगा लेकर बिरला हाउस पहुंचते हैं और 5 मिनट बाद आप्टे और करकरे भी एक अलग तांगा लेकर बिरला हाउस पहुंचे। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस बताते हैं कि वहां पहले से अधिक तादाद में संतरी ज़रूर तैनात थे, लेकिन कोई अंदर जाने वालों की तलाशी नहीं ले रहा था। हम टहलते हुए जब बगीचे में पहुंचे तो हमने देखा कि नाथूराम भीड़ में लोगों के बीच घुल मिलकर खड़ा था। हम दोनों भी उस ओर जाकर खड़े हो गए। न उसने हमारी तरफ देखा और न हमने उसकी तरफ। उधर 5:15 पर गांधी जी बिरला हाउस से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर जाने लगते हैं। उन्होंने अपनी हाथ अपनी भतीजियों आभा और मनु के कंधों पर टिका रखे थे। चूँकि उन्हें देर हो गई थी, इसलिए उन्होंने प्रार्थना स्थल जाने के लिए शॉर्टकट का सहारा लिया। रामचंद्र गुहा अपनी किताब गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड में लिखते हैं कि गांधी प्रार्थना स्थल के लिए बने चबूतरे की तरफ सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि खाकी कपड़े पहने हुए नाथूराम गोडसे उनकी तरफ बढ़ा। उसके हाव भाव से लग रहा था जैसे कि वो गांधी जी के पैर छूना चाह रहा हो। आभा उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्होंने आभा को धक्का दे दिया और उनके हाथ से गांधी की नोटबुक, थूकदान और तस्बीह छिटक कर ज़मीन पर आ गिरे। तभी गोडसे ने अपनी पिस्तौल निकालकर गांधी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगातार 3 फायर किए। एक गोली गांधी के सीने में और 2 गोली उनके पेट में लगी। गांधी ज़मीन पर गिरे और उनके मुंह से निकला, हे राम। रामचंद्र गुहा अपनी किताब में लिखते हैं कि गांधी के गिरते ही सुशीला नैयर की एक सहयोगी डॉक्टर ने गांधी का सिर अपनी गोद में रख लिया। उनके शरीर से जान पूरी तरह से निकली नहीं थी। उनका शरीर गर्म था और उनकी आंखें आधी मुंदी हुई थीं। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो गांधी को मृत घोषित कर दें, लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस कर पा रही थी कि गांधी अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक 6 बजे रेडियो पर बहुत सोच समझकर उनके मृत्यु की घोषणा की तैयारी की गई। घोषणा सुनकर भारत के लोगों को पता चला कि जिस सीधे साधे शांति के मसीहा ने उन्हें आज़ादी दिलाई थी, वो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। गोडसे और उसके साथियों को पकड़ लिया जाता है। लाल किले में जस्टिस आत्मचरण की अदालत में मुकदमा चलता है। मुकदमे में गोडसे ये स्वीकार करता है कि उसने ही गांधी को मारा है। गोडसे अपना पक्ष रखते हुए कहता है कि गांधी जी ने देश की जो सेवा की है, मैं उसका आदर करता हूँ। उन पर गोली चलाने से पूर्व मैं उनके सम्मान में इसलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी भी बड़े से बड़े महात्मा गांधी को भी नहीं है। गांधी जी ने देश को छल कर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय और कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता है। इसलिए मैंने गांधी को गोली मारी। गांधी की हत्या के 1 साल बाद ट्रायल कोर्ट ने गोडसे और नारायण आप्टे को सजाए मौत सुनाई। हाई कोर्ट की सुनवाई में सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया गया।
जिसके बाद नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। बाकी 5 लोग विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, शंकर किस्तया, गोपाल गोडसे और दत्तात्रेय परचुरे को उम्र कैद की सजा मिली। बाद में हाई कोर्ट ने किस्तया और परचुरे को बरी कर दिया। गांधी जी आज हमारे बीच भले ही नहीं हैं, लेकिन वो केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो इतिहास के झरोखे में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई घटनाओं और किस्सों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।